हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम ऋतिक रोशन है। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन which new substances produce with new properties are called chemical reaction. The reaction in which new substance produced with new properties are called chemical reaction. Chemical reaction वह प्रोसेस है जिसमें एक नया सबस्टांस प्रोड्यूस होता है जिसका प्रॉपर्टीज पुराने सबस्टांस से बिल्कुल अलग होता है। जैसे एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट में देंगे। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ओल्ड सबस्टांस है जो कंबाइन होकर एक नया सबस्टांस मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहे हैं जिसका प्रॉपर्टीज इन दोनों के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग है। तो जब एक नया सबस्टांस नए प्रॉपर्टीज के साथ प्रोड्यूस होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हम लोग केमिकल चेंज हमारे डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल, दूध से दही बनना, मिल्क चेंज टू कर्ड। यहाँ पे दूध से दही बन रहा है। दही एक नया सबस्टांस है जो कि ओल्ड सबस्टांस से एक नया सबस्टांस फॉर्म हो रहा है जिसका प्रॉपर्टीज इसके प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग है। तो जब एक नया सबस्टांस प्रोड्यूस होता है जिसका प्रॉपर्टीज विथ न्यू प्रॉपर्टीज, तो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर दूध से दही बन रहा है तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब हम लोग आयरन खरीद कर लाते हैं तो उसका प्रॉपर्टीज और जब रस्ट हो जाता है आयरन उसका प्रॉपर्टीज दोनों का अलग होता है। तो यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है? Reactant, the substance which take part in chemical reaction. Chemical reaction. The substance which take part in chemical reaction are called reactant. वो सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और जब केमिकल रिएक्शन होता है और कोई सबस्टांस जब केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में भाग लेकर जिंक सल्फेट प्लस और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करें तो ये हो जाएगा रिएक्टेंट। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, इसलिए हो जाएगा ये रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट को हमेशा हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। अब प्रोडक्ट क्या है? अबाउट प्रोडक्ट, द न्यू सबस्टांस प्रोड्यूस The new substance produced as a result of chemical reaction are called product. जब एक नया सबस्टांस प्रोड्यूस होता है एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड react to form zinc sulfate plus H2 गैस।
जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड में केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है, जब केमिकल रिएक्शन होकर, उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जब दो सबस्टांस के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है तब एक नया सबस्टांस जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और प्रोडक्ट को हमेशा हम लोग अपने राइट हैंड साइड में लिखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को साइंस लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड को साइंस लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक 2 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन लेंगे और उसको सैंड पेपर से साफ करेंगे। अब मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों साफ करते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर रहता है, उसी को हटाने के लिए हम लोग सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं ताकि वो ऑक्सीजन से रैपिडली रिएक्ट कर ले। सबसे पहले 2 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन लेंगे, तब उसको सैंड पेपर से साफ करेंगे और तब उसको बर्नर पे हीट करेंगे। मैग्नीशियम रिबन, और उसको हम लोग पकड़ लेंगे विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ टोंग्स मतलब पेयर ऑफ टोंग्स मतलब चिमटा, टोंग्स, विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ टोंग्स। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन लेंगे, तब फिर उसको हम बर्नर पे जलाएंगे और तब फिर जलते हुए मैग्नीशियम रिबन को वॉच ग्लास के ऊपर रखेंगे। जलते हुए मैग्नीशियम रिबन को वॉच ग्लास के ऊपर रखेंगे विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ टोंग्स। और जब कोई भी सबस्टांस जलता है तो एसएस प्रोड्यूस करता है, मतलब राख प्रोड्यूस करता है। जैसे कागज जलता है तो आखिरी में राख प्रोड्यूस करता है, एसएस प्रोड्यूस करता है। उसी तरह जब मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो एसएस प्रोड्यूस करेगा, और वही एसएस को हम लोग वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेते हैं, और वही राख और वही एसएस मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। और एक बात, जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो वो ब्राइट व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे आंख के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए हम लोग इस एक्टिविटी को अपने आंख से दूर रखकर करते हैं ताकि हमारे आंख पे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन किसी इक्वेशन में हो रहा है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। उसके लिए हमारे पास 5 वेज है। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा है चेंज इन कलर, चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, पांचवा है चेंज इन स्टेट। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि किसी इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके लिए अगर इन 5 कैरेक्टर में से उस इक्वेशन में कोई एक कैरेक्टर भी जब मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि उस इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इन 5 कैरेक्टर में से कोई एक भी कैरेक्टर उस इक्वेशन में ओकर हो जाए, मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो उस इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब हम लोग इसको एक एक कर देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है? तो व्हेन 2 substance combine
to form gas in product is called evolution of gas. जब कोई दो सब्सटेंस कंबाइन होकर प्रोडक्ट में गैस देंगे उसे हम इवोल्यूशन ऑफ गैस कहते हैं. जैसे एग्जांपल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन होगा. यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस. और जब H2 गैस का इवोल्यूशन हो रहा है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है. दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. अब यहाँ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? तो प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता है, वो जाकर नीचे बैठ जाता है. विच कैन नॉट सॉल्युबल इन सॉल्यूशन, इट सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है. प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस है. कोई भी गैस को अगर हम वाटर से पास कराएंगे तो वहां प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है. जैसे एग्जांपल, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है. व्हाइट प्रेसिपिटेट. जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट में. अब यहाँ पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है. तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब इस इक्वेशन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है. और तीसरा क्या है? चेंज इन कलर. चेंज इन कलर. कुछ केमिकल रिएक्शन को हम लोग उसके कलर चेंज करने से पहचान सकते हैं कि उस इक्वेशन में कलर चेंज हो रहा है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है. जैसे एग्जांपल, जब हम सिट्रिक एसिड को पर्पल कलर ऑफ K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम पर मैंगनेट. जब हम सिट्रिक एसिड को पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट से रिएक्ट करवाएंगे तो पोटेशियम पर मैंगनेट का K2Cr2O7 का कलर चेंज होकर कलरलेस हो जाता है. जब हम सिट्रिक एसिड को पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट से रिएक्ट करवाएंगे तो पोटेशियम पर मैंगनेट का कलर पर्पल कलर से चेंज होकर क्या होता है? कलरलेस. तो यहाँ पर पर्पल से कलर चेंज होकर पोटेशियम पर मैंगनेट का कलरलेस हो जा रहा है. तो जहां पर कलर का चेंज होगा जिस इक्वेशन में तो वहां पर केमिकल रिएक्शन होगा. और चौथा है चेंज इन टेम्परेचर. सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर. कुछ केमिकल रिएक्शन को हम लोग उसको टेम्परेचर चेंज करने से पहचानते हैं कि उस इक्वेशन में टेम्परेचर का चेंज हो रहा है तो मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है. जैसे एग्जांपल, जब हम क्विक लाइम मतलब क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड. जब हम क्विक लाइम को जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लैक लाइम का फॉर्मेशन होगा. और जब ये इक्वेशन जब रिएक्शन होगा, जब क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो प्रोडक्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लैक लाइम का फॉर्मेशन होगा विथ लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस. जब हम क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लैक लाइम का फॉर्मेशन होगा विथ लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस. इस रिएक्शन के दौरान बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा. जैसे हम कोई बीकर लेते हैं, हार्ड बीकर लेते हैं, उसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड को रखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड. और उसी बीकर को सेकेंड पार्ट में जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करते हैं तो यहाँ पर
स्लैक लाइम का फॉर्मेशन होता है। स्लैक लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और जब हम सेकेंड बीकर को टच करेंगे इट फील्स टू बी क्वाइट हॉट। जब हम सेकेंड बीकर को टच करेंगे तो बहुत ज्यादा हमें गर्म महसूस होगा। क्यों? तो यहाँ पर टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है विथ लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस। तो जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और अगला है पांचवा, चेंज इन स्टेट। पांचवा है चेंज इन स्टेट। कुछ केमिकल रिएक्शन को हम लोग उसके अवस्था चेंज करने से पहचानते हैं और स्टेट चेंज करने से पहचानते हैं। पांचवा है चेंज इन स्टेट। इन स्टेट सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। कुछ केमिकल रिएक्शन को हम लोग उसकी अवस्था को चेंज करने से पहचानते हैं। जैसे एग्जांपल, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो सबसे पहले वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? सबसे पहले सॉलिड फॉर्म में। फिर उसके बाद जब हम वैक्स मतलब कैंडल का कंबसन कराते हैं, जब हम कैंडल का कंबसन कराते हैं तो सॉलिड से वो लिक्विड और गैस फॉर्म में हो जाता है। सबसे पहले कैंडल किस फॉर्म में रहता है? सॉलिड। और जब हम कैंडल का कंबसन कराते हैं तो वो लिक्विड और गैस फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ पर स्टेट का चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड और गैस। तो जब स्टेट का चेंज होता है, किसी इक्वेशन में स्टेट का चेंज हो रहा है मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगला टॉपिक है और थर्ड, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन representation of chemical reaction with the help of symbol and formula is called chemical equation. केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीका को विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला, उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए सिंबल और फार्मूला के मदद से, उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस। यहाँ पे जिंक है सिंबल, H2SO4 क्या है? फॉर्मूला। सिंबल और फॉर्मूला के मदद से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब इसी में आ जाएगा बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, दोनों को एक एक करके देखते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट the number of atom of different element in reactant and product are same. The number of atom of different element in reactant and product are same is known as balanced chemical equation. कल इक्वेशन। जिस रिएक्शन में अलग अलग एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम सेम रहेगा उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल,
जिंक प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2 गैस। यहाँ पे देखिए जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट है। तो जिंक का नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में कितना है? 1 है। और प्रोडक्ट में जिंक का नंबर ऑफ एटम कितना है? 1 है। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम कितना है? 2 है। और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एटम कितना है? 2 है। और रिएक्टेंट में सल्फर कितना है? 1 है। प्रोडक्ट में सल्फर कितना है? 1 है। और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है? 4 है। और प्रोडक्ट में भी 4 है। मतलब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दोनों तरफ इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जिस इक्वेशन में दोनों तरफ अलग अलग एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम सेम रहेगा उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब दूसरा है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? तो जिस इक्वेशन में अलग अलग एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम सेम नहीं रहेगा उसे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट सेम, उसे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल H2 प्लस O2, H2O। अब रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन कितना है? 2 है। रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 2 है। प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन 2 है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन 2 है, लेकिन नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो यहाँ पर दोनों तरफ अलग अलग एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है। तो ये हो जाएगा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर दोनों तरफ अलग अलग एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम सेम रहेगा तो उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अगर दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ अलग अलग एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम सेम नहीं रहेगा उसे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं।